हेलो स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम कर रहे हैं 9th सीबीएसई के साइंस का पहला चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहां पर सबसे पहले हम यही देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर। मैटर हम किसको कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल जो हमारे आसपास में उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये बोर्ड मैटर है, ये पेन मैटर है, मैं मैटर हूं, ये कैमरा मैटर है। ओके, और क्या मैटर नहीं है? तो वैसे हम जैसे कि शेडो हो गया या फिर कह सकते हो जो लाइट है, ओके, एंड साउंड है, इनको हम मैटर नहीं कहते। क्या डिफरेंस होगा मैटर और जिसको हम मैटर नहीं कह रहे उनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो, उसकी पहचान क्या है मैटर की? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। और सबसे बड़ा लॉजिक जिससे आप एकदम डिफरेंस कर सकते हो कि भाई मैटर जो है वो किससे बना होता है? पार्टिकल्स से बना होता है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो। एटम मॉलिक्यूल के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बट इतना याद रखो कि मैटर जो है पार्टिकल से बना होता है। कोई भी चीज जो पार्टिकल से बनी होगी उसके पास मास भी होगा, है ना, वजन भी होगा उसका, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो ऐसी चीज को हम मैटर कहते हैं। मैटर का जो मतलब अब हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कि इसमें क्या टाइप का पार्टिकल है, उस हिसाब से हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर जैसे क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, बट वो सेकंड चैप्टर में होगा। यहाँ पर उसका केमिकली वो किससे बना है वो चीज नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर हमारा डिस्कशन होगा कि वो फिजिकली कैसा अपीयर होता है। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन इस पहले चैप्टर में हम देखेंगे, एंड दैट विल बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे 3 फिजिकल स्टेट, वैसे 2 और न्यूली डिस्कवर्ड हैं जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पर उसके बारे में हमको 9th में नहीं पढ़ना। ओके, तो बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल आइस, लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, उसी का फॉर्म लिया है मैंने, और आइस और वाटर का ही गैस वाला जो फॉर्म है उसको वाटर वेपर। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने यहां पर देखा, बट एग्जैक्टली इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे कोई भी सॉलिड ले लो, जैसे यही है, ये एक सॉलिड है। सो दिस इज हैविंग अ डेफिनाइट शेप, फिक्स शेप है इसका, कहीं भी रखो, कैसे भी रखो, इसका शेप तो यही है। ऐसा तो नहीं कि इस हाथ पे आने पे ये पिघल जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। सो दिस इज हैविंग डेफिनाइट शेप एंड ऑल्सो डेफिनाइट वॉल्यूम। एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। मेल्ट करोगे तो भाई कुछ भी हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मली इट इज हैविंग डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनाइट का मतलब क्या है कि ये जितना जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको आप कैसे भी रख दो, कहीं भी रख दो, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। किसी बैग में डाल दो, कहीं भी रख दो। सो सॉलिड्स जनरली हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। एंड व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है क्या? पहली बात तो लिक्विड में शेप होता है क्या? यस सर, लिक्विड में शेप होता है। जिस वेसल में डालेंगे उस वेसल की शेप का होगा, बट शेप तो है ना, लेकिन वो शेप फिक्स नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी आप वेसल चेंज, इस वेसल से, ग्लास से सपोज आपने उसको कटोरे में डाल दिया तो क्या हो जाएगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यानी कि लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, दे हैव इनडेफिनाइट शेप, बट द वॉल्यूम इज डेफिनाइट। उसका एग्जाम्पल क्या है वॉल्यूम का? जैसे कि आपने अगर मान लो बाहर से या शॉप से 1 लीटर ऑफ जूस लाया या 1 लीटर वाटर लाया, तो वो 1 लीटर वाटर आप घर पे लाओगे और घर पे अपने वेसल में पुट करोगे, तब भी वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि भाई 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर या आधा लीटर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो यानी इसका भी, लिक्विड का भी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता। सो सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। और एक चीज और याद रखो, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंस करने भी आ जाएगा। गैस की अगर हम बात करें तो गैसेस में ना तो शेप डेफिनाइट है, शेप तो फिक्स है ही नहीं, जैसे मतलब जिस भी वेसल में डालो वैसा शेप का हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। कैसे वॉल्यूम फिक्स नहीं है? जैसे मान लो कि अगर आपने एक परफ्यूम लाया गैस की फॉर्म में, गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एक परफ्यूम है जो एक डब्बे में बंद है, उसमें 500 मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे ही वो डब्बे को हम खोलेंगे, अभी फिलहाल वो डब्बे में बंद है 500 मॉलिक्यूल, यानी उसकी वॉल्यूम उतनी ही है। जैसे खोलेंगे वो पूरा रूम में डिफ्यूज हो जाएगा
और उसकी वॉल्यूम पूरे रूम की हो जाएगी, यानी पहले वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बढ़ गया। सो गैसेस जो है उनका ना तो शेप डेफिनाइट होता है ना ही वॉल्यूम, सो दे हैव इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम। अभी एक चीज और जो यहाँ पर आपको यहाँ से ले जानी है वो ये है कि भाई इनका अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस देख लो सॉलिड्स का कैसा है। तो ये सारा कुछ मतलब शेप एंड ऑल जो भी कुछ आया ये सब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से आया। तो यू कैन चेक द पार्टिकल का कॉम्पैक्टनेस, द क्लोजनेस ऑफ पार्टिकल सॉलिड में बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत काफी क्लोज है पार्टिकल्स। और लिक्विड में हम देख सकते हैं थोड़े से रेयर, और गैस में और डिफरेंट, मतलब दूर दूर हो गए यहाँ पर। तो इस चीज को अब यहाँ पर हम मतलब एक टर्म, एक नाम देंगे यहाँ पे कि पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को वी विल कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मतलब क्या, दो चीजों के बीच में, जैसे इंटरनेशनल मैच दो नेशन के बीच में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दो स्कूल के बीच में, राइट। तो वैसे ही दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस सॉलिड्स में मिनिमम है, स्पेस देखो एकदम ना के बराबर है। लिक्विड में मॉडरेट है, मतलब मीडियम है, और गैस में वो स्पेस काफी ज्यादा है। अब इसको आप जोड़ दो एक और टर्म से, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जनरली पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सो यहां पर स्पेस मिनिमम क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी तगड़ा है। सो स्पेस इज मिनिमम इन सॉलिड बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, ये बात को समझो। स्पेस कम क्यों है, क्योंकि पार्टिकल्स में प्यार है बहुत तगड़ा वाला। सो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस but maximum intermolecular force of attraction. What about then? लिक्विड में स्पेस मॉडरेट है, स्पेस मीडियम है, क्योंकि फोर्स भी मीडियम है, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जितना सॉलिड में था। और गैसेस में स्पेस इतना ज्यादा क्यों है, पार्टिकल्स इतना दूर दूर क्यों है, बिकॉज कि वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, दे हैव मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, मतलब प्रेशर लगा के और उनको कंप्रेस किया जाए ऐसा, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल गैस होते हैं और फिर लिक्विड, और ये तो ऑलमोस्ट नहीं होते कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि देयर इज स्पेस ना, स्पेस यहां पर है, तो हम कंप्रेस करें तो पार्टिकल्स क्लोज जा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी गैस की। और एक चीज और देखो कि लिक्विड्स और गैसेस को कंबाइनली फ्लूइड्स कहा जाता है। मतलब लिक्विड्स को भी आप फ्लूइड कर सकते हो और गैस को भी आप फ्लूइड कह सकते हो। क्यों? क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। ये दोनों जो है एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पे अप्लाई किया जाए तो ये फ्लो करते हैं, है ना। गैसेस भी फ्लो करते हैं, लिक्विड भी फ्लो करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज तो हमने समझ ली। इसके बाद थोड़ा सा और साइंस समझे यहाँ पर हीटिंग से और कूलिंग से जुड़ा हुआ, कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं या जब कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं, तो हीट ये एक एनर्जी है जो क्या करती है, जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करती है, कम करती है। ओके, सो हीटिंग से क्या होगा, पार्टिकल्स का फोर्स कम होगा तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। अब देखो ना, यहां से पार्टिकल, अगर इसको हीट किया सॉलिड को, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। यानी सॉलिड्स को अगर हमने हीट किया, पार्टिकल्स दूर जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। और ऐसे ही लिक्विड को अगर हीट किया तो पार्टिकल्स और दूर जाएंगे, फिर वो गैस बन जाएगा। और अगर उल्टा किया, मतलब अगर हमने गैस को कूल किया तो पार्टिकल्स, गैस को कूल कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, हीट वापस ले रहे हो। तो हीट वापस ले रहे हो तो फोर्स फिर से बढ़ता जाएगा। हम हीट कर रहे हैं तो फोर्स कम होता जा रहा है, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। लेकिन कूल करोगे मतलब हीट वापस ले रहे हो तो वहां पर फोर्स फिर से बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। यानी क्या, गैस को क्लोज मतलब कूल किया हमने, पार्टिकल्स क्लोज हो गए, लिक्विड बन गया। और ऐसे ही लिक्विड को कूल किया हमने, पार्टिकल्स और क्लोज हो गए, सॉलिड बन गया। जैसे हम पानी को अगर फ्रीजर में डालें तो बर्फ बन जाता है, कूल कर रहे हैं हम वहां पर, वी आर टेकिंग बैक दैट हीट। ओके, तो ये चीज समझो। हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग कैन रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच सब्सटेंसेस जनरली एक्सपैंड, वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, एंड हीटिंग से
देखो यहाँ पर दिखाया मैंने, हीटिंग से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम होते जाता है, पार्टिकल्स दूर होते जाते हैं, जिससे सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड गैस में। सो सॉलिड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्टेड टू गैस। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब सॉलिड को हीट करोगे और वो लिक्विड में बदलेगा, उसको मेल्टिंग कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। ओके, ऐसे ही लिक्विड को जब हम हीट करेंगे और वो गैस में बदलेगा तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन। और उल्टा, अब कूलिंग की बात करें, गैस को कूल करेंगे और वो लिक्विड बनेगा तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे वाटर वेपर ऊपर जाता है आसमान में, जहां पे वो ठंडा हो जाएगा वहां पर वो ड्रॉप बन के और बारिश बन के गिरेगा, कंडेंसेशन, राइट। ऐसे ही लिक्विड को अगर हम कूल करें तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। इधर पे एक चीज और समझनी है कि सम सॉलिड्स जिनको सब्लिमेटरी सॉलिड्स कहा जाता है, जैसे कि कैम्फर हो गया, कपूर जो हम जलाते हैं पूजा पाठ में वो, या फिर नेफ्थैलिन बॉल्स। नेफ्थैलिन बॉल्स कौन से होते हैं? जो वाइट कलर का टैबलेट टाइप आता है, जो कपड़ों में डालती है मम्मी कबर्ड में एंड ऑल, ताकि कपड़ों में से खराब ना हो, उसमें स्मेल ना आए, उसमें कीड़े ना लगे, इस वजह से वहाँ पर नेफ्थैलिन बॉल्स डालती है। तो इन सब की खूबी आपने देखी होगी, कैम्फर हो गया, नेफ्थैलिन बॉल हो गया, इवन ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, ऐसी चीजें, इनको ना ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। मतलब व्हेन सच सॉलिड्स आर हीटेड, जब इनको हीट किया जाएगा ना तो ये लिक्विड में नहीं बदलते। नॉर्मली कोई भी सॉलिड हीट करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा फिर गैस में जाएगा। दे आर सच ए सॉलिड कि उनको हीट करोगे वो सीधे गैस में बदलेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और ऐसे सॉलिड्स को हम सब्लिमेटरी सॉलिड कहते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, उसको कूल किया ना, तो वो सीधा सॉलिड बनेगा। मतलब इन सब्सटेंसेस का लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इनके सॉलिड को हीट करोगे तो सीधे गैस बनेंगे, इनके गैस को कूल करोगे सीधे सॉलिड बनेंगे। प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, बात करते हैं हम अगला वाला कि भाई गैस को, देखो गैस को अगर लिक्विड में बदलना है तो एक प्रोसेस तो हमको आ गया कि कूल करके हम ऐसा कर सकते हैं, पर यहां पर एक और प्रोसेस है जिससे ऐसा किया जा सकता है, एंड दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन एक ऐसा तरीका है फोर्स, मतलब प्रेशर लगाने का। तो यहां पर देखो, ये फिलहाल ये गैस है, पार्टिकल्स दूर दूर है, पर इस पे अगर हम फोर्स लगाएं और इस पिस्टन को नीचे करें तो क्या होगा? इससे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और देखो लिक्विड बन जाएगा। तो कंप्रेशन करने से भी हम गैस को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है सर? इसका एग्जाम्पल है कॉमन वाला एलपीजी, जो हम अपने घरों में सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नाम देखो, लिक्विफाइड, मतलब वो एक ऐसा गैस है जो उसके अंदर कंप्रेस करके डाला गया है और उस वजह से वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उस सिलेंडर में गैस लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वहां पर बहुत हाई प्रेशर रखा गया है। जैसे ही फिर वो गैस, मतलब लिक्विड, जैसे ही वो बाहर आएगा फिर से वो नॉर्मल प्रेशर में फिर से वो गैस बन जाएगा। सो दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक और है सीएनजी, जो गाड़ियों में यूज होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो दोनों में ही जब सिलेंडर में उसको भरते हैं तो प्रेशराइज करके भरते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है अंदर। ओके, अभी वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं कि थर्मोमीटर जो होता है 3 टाइप की यूनिट चलाता है। 3 टाइप के थर्मोमीटर्स, बेसिकली 3 यूनिट्स फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे एक टाइप का होता है जो केल्विन में टेम्परेचर्स को मेजर करता है, दूसरा टाइप का थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में, और तीसरा जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर हम बात करें केल्विन और डिग्री सेल्सियस के रिलेशन की, बिकॉज कॉमनली हम डिग्री सेल्सियस को जानते हैं कि हाँ भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इससे ही हम रिलेट करते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या है कि डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करोगे, एक्चुअली 273.15 होता है, पर ठीक है 9 के हिसाब से 273 ऐड करोगे तो वो आ जाएगा केल्विन में आपका वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो बस इसमें 273 ऐड कर दो, कितना हो गया? 273 केल्विन। जैसे हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 283 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस
273 ऐड कर दिया, हो गया 373 केल्विन, राइट। कैपिटल के लिखा करो इसको। ओके, केल्विन में डिग्री मत लगा देना, यहाँ पर डिग्री यहाँ पर है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में बदलना है, या फिर उल्टा भी आ सकता है कि भाई केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कौन सी बड़ी बात है? अगर केल्विन में दिया है, जैसे मान लो 500 केल्विन, तो आप फॉर्मूला में यहां पुट कर दो उसकी वैल्यू, तो यहां हो जाएगा 500। अब क्या होगा, 273 इधर आएगा, इधर प्लस है या माइनस हो जाएगा, और फिर डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर्मूला जो है उस पर ध्यान दो, बाकी वैल्यू जहां पर दी, जैसे आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर पुट कर दो और केल्विन में ऑब्टेन कर लो। अगर केल्विन में वैल्यू दिया है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है कि कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो इस फॉर्मूला में यहां पर आप वैल्यू डाल दो केल्विन वाली। ओके, ऐसे ही अब देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला। फ़ारेनहाइट जनरली हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। जैसे हमको बीमार होता है तो हम सुनते हैं कि हाँ 102 डिग्री या 103 डिग्री या 104 डिग्री हमको बीमार हुए थे, तो ये 104 डिग्री सेल्सियस मत समझना, 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है। मैं भी बचपन में ऐसे कंफ्यूज होता था। तो एग्जैक्टली अब देखो क्या है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है जब हम नॉर्मल हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस। मान लो जब हम बीमार पड़े हैं 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, डिग्री सेल्सियस में बोल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, तो 37 डिग्री सेल्सियस अगर 3 डिग्री और बढ़ गया तो 40 डिग्री सेल्सियस। वो हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि डॉक्टर के थर्मोमीटर में कितना रिकॉर्ड होगा वो, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में। सो आई हैव 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इस फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला क्या है, 9/5 को मल्टीप्लाई करना है डिग्री सेल्सियस से, प्लस 32 लगा देना है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू देगा। तो सपोज आई हैव 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब मेरे को बदलना है इसको फ़ारेनहाइट में, तो आई डोंट नो कि भाई कितना फ़ारेनहाइट आएगा, देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस 9/5 मल्टीप्लाई करो प्लस 32 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5 8 इज 40, 8 इंटू 9 9 इज 72 प्लस 32 कितना हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 40 डिग्री सेल्सियस इज नथिंग बट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब डॉक्टर जो जब टेम्परेचर हमारा बॉडी का मेजर करता है कि बताता है कि भाई तुमको बहुत बीमार है, 104 104, तो असल में डिग्री सेल्सियस में कितना होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विथ द टर्म। यहाँ पर पिछले वाले में हमने क्या क्या चीजें करी हुई थी, सॉलिड लिक्विड गैस का कंप्लीट डिफरेंस देखा था हमने, इसके बाद वेरियस टेम्परेचर स्केल्स देखे थे वहां पर, राइट। और इसके अलावा मतलब कौन से प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे कि सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है या लिक्विड को गैस में, इवन सब्लिमेशन, ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी। अगर आपने नहीं देखा तो भाई वो वाला वीडियो देख लीजिए, अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं विद दिस टर्म। यहां पर सबसे पहले हम करेंगे मेल्टिंग। पता है भाई, ये सारी चीजें जो मैं यहां बताऊंगा ना, आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता हैं, सिर्फ जो है उसको थोड़ा सा ब्रश अप करना है देखा जाए तो। ओके, मेल्टिंग क्या है भाई? मेल्टिंग का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में हीट करते हुए बदलना, बस हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ऐसे ही बॉइलिंग यानी क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, राइट। जिसको मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं, बॉइलिंग को वेपराइजेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज नॉट एनी पॉइंट, दिस इज अ टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच, जैसे मान लो इसको मैं हीट कर रहा हूं, पर ऐसा तो नहीं हीट करते ही ये मेल्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मेल्ट होना शुरू होता है, स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। जैसे मान लो कि गोल्ड अगर मेल्ट होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच एनी गिवन सॉलिड, ये लिखना जरूरी है, गिवन सॉलिड, हर सॉलिड जो है
उसी सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। गोल्ड का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, हर सॉलिड का अलग अलग होगा। आप बोलोगे सर लकड़ी का मेल्टिंग पॉइंट क्या, वुड का, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पहले आ जाता है। मतलब आप हीट करोगे तो पहले वो मेल्ट नहीं, पहले वो सीधा जल जाएगा। तो वहां पर इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत क्विक आता है, उसके लिए वो जल जाता है। ओके, सो द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट्स, ये लिखना जरूरी है, स्टार्ट्स मेल्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, मेल्टिंग पॉइंट अपन सॉलिड के लिए बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड के लिए। सिंपल है यार, द टेम्परेचर एट विच गिवन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गिवन लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आप हीट करोगे तो 100 डिग्री आने से पहले वो मतलब वैसे कन्वर्जन या बॉइल होना स्टार्ट नहीं होगा। बॉइल होना स्टार्ट कब होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर लिक्विड का 100 डिग्री होता है बॉइलिंग पॉइंट, हर लिक्विड का अलग अलग होता है। वाटर का 100 डिग्री है, हो सकता है कि भाई किसी और लिक्विड का अलग हो। ओके, मूविंग टू बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का डिफरेंस। एक्चुअली यहां पर डिफरेंस बताना इन दोनों के बीच में। तो बॉइलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बॉइलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन। इवेपोरेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। इवेपोरेशन यहां पर अलग चीज है, इसलिए मैं यहां पर आमने सामने लिखा हूं। बॉइलिंग का मतलब क्या है, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया। देखो इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन होता है, और बेसिकली बॉइलिंग में भी और इवेपोरेशन में भी, दोनों में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन पता ही होगा कि भाई हमने कोई लिक्विड अगर हमने रख दिया ऐसे वेसल में तो वो अपने आप धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, उड़ता है ना। तो भाई उसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ये उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। लेकिन जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, ये होता है किसी भी टेम्परेचर पे, नॉट ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पानी को तुम अगर यहां नॉर्मली भी रख रहे हो तो यहां भी वो इवेपोरेट होगा, मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री पे भी वो इवेपोरेट होता है, मतलब कन्वर्जन होता है। तो यानी दोनों में लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन है, पर फर्क क्या है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ये होता है एनी टेम्परेचर पे। जैसे वाटर को आप हीट करोगे 100 डिग्री पे वो बॉइल होगा और कन्वर्जन होगी, पर यहां पर ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। अच्छा, बॉइलिंग के और इवेपोरेशन में एक और अच्छा पॉइंट आप डिफरेंस का लिख सकते हो कि इसमें होता क्या है। बेसिकली जब आप कोई लिक्विड को बॉइल कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये वेसल में मैंने लिक्विड लिया और उसको मैं जब हीट करना शुरू करता हूं और जब वो बॉइल हो रहा है, तो बॉइलिंग में होगा क्या कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, वो हर पार्टिकल, जैसे मान लो कि वाटर लिया हमने, तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है गैस में। जैसे ये वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल भी जा सकता है, कभी यहाँ का भी जा सकता है, कभी एकदम लोअर वाला भी जा सकता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर एस्केप, कभी सरफेस का भी जा सकता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है इन केस ऑफ बॉइलिंग। मतलब थ्रू आउट द बल्क, ये पूरे बल्क का कहीं कोई भी पार्टिकल यहाँ पर इस प्रोसेस में एक साथ इन्वॉल्व होता है। इसलिए बॉइलिंग को कहते हैं कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब ओवरऑल, मतलब सारे पार्टिकल्स, पूरे जो सिस्टम के पार्टिकल्स है वो सारे एक साथ इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। वेयरएज इवेपोरेशन के बारे में कहा जाता है कि भाई इवेपोरेशन इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों? क्योंकि एट अ टाइम ओनली सरफेस के पार्टिकल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो हमने ये ले लिया कोई लिक्विड, और जैसे वाटर ही ले लो यार, सबसे अच्छा तो वाटर ही है। अब अंदर के पार्टिकल्स यहां पर इन्वॉल्व नहीं होते इस प्रोसेस में। देखो इवेपोरेशन में बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आप इस बात को समझो, बहुत लॉजिक है ये। यहां पर देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल अगर हम देखते हैं सरफेस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लो भाई जूम कर दिया हमने। ये एक मॉलिक्यूल है, ये उसके पड़ोसी मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला दूसरा पड़ोसी मॉलिक्यूल, ये उसका मतलब जितने भी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो मैंने दिखा दिए। और स्पेशली मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो सरफेस पे है। सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनको देखो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो ऑब्वियसली हीट चाहिए। बॉइलिंग में तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इवेपोरेशन में हम नहीं कर रहे हैं। तो हीट कहां से आती है? हीट आती है सराउंडिंग से, यानी आसपास से, लिक्विड के अंदर से,
ऊपर से कहीं से भी उसको जो भी थोड़ी बहुत हीट मिलती जा रही है वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करता जा रहा है और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी उसके आसपास के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरे मॉलिक्यूल से जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक करना होगा। तो अगर उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि भाई वो सराउंडिंग से ले रहा है एनर्जी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी कि भाई वो इस फोर्स को ब्रेक करके और मोक्ष प्राप्ति कर सके, निकल सके इस दुनिया के जंजाल से, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज इवेपोरेशन। मतलब जैसे बॉइलिंग में हीट नीचे से यहां से हम सप्लाई करते हैं, यहां पर हीट क्या हो रहा है? ऊपर से या फिर जितने मतलब सराउंडिंग का जो हीट है वो अज्यूम करता है पार्टिकल, और स्पेशली कौन से पार्टिकल? सरफेस वाले पार्टिकल। तो याद रहे कि इसमें जो सरफेस वाले जो टॉप वाले पार्टिकल्स हैं वही एट अ टाइम क्या होता है? इवेपोरेट होते हैं, अंदर के पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते। सो इसके लिए हम इसको सरफेस फिनोमेना कहते हैं, बिकॉज सरफेस वाले पार्टिकल्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर हमने ये चीज तो समझ ली। और एक और चीज समझो कि इवेपोरेशन जो है इट कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कैसे होती है सर? जैसे मान लो कि हमने यहां पर मैंने पानी रखा और थोड़ी देर में समझो कि इवेपोरेट कर रहा है, मान लो पंखा चलाएगा ताकि तेजी से इवेपोरेट हो, तो क्या होगा? वहां पर ठंडा लगेगा, है ना? क्यों होगा? बिकॉज इवेपोरेशन के लिए मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए? लिक्विड से गैस में बदलने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि वो बॉन्ड्स को आसपास के जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करके वो निकल सके, एस्केप हो सके। और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कहां से ले लेंगे? हमारी बॉडी से। तो अगर वो पार्टिकल इवेपोरेट होने के लिए मेरे बॉडी से एनर्जी ले जा रहा है, हीट ले जा रहा है, तो मेरे को कूलिंग का इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, है ना? अगर वो हमारी बॉडी से हीट विड्रॉ कर रहा है तो हमको कूलिंग लगेगी, इसलिए इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ओके, इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की स्पीड कौन सी बातों पे डिपेंड करती है ये हमको बताना। तो बेसिकली 4 बातों पे डिपेंड करता है, और ये समझाने के लिए बहुत आसान है हमको। अगर हम कपड़ों का सूखना ये अगर अज्यूम करें, मतलब गीले कपड़े हमने रस्सी पे डाले हैं तो वो कितनी जल्दी सूखते, कौन सी बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि मान लो अगर मैंने वही सेम सेट ऑफ कपड़े विंटर में सुखा रहा हूं मैं, ठंडी के मौसम में, और दूसरा गर्मी के मौसम में, कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे? कौन से वाले? कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ भाई। यस, समर में, राइट? क्यों? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, फटाफट इवेपोरेशन होगा। यानी पहला फैक्टर तो समझ में आ गया भाई, दैट इज temperature. यानी if the temperature is more, obviously the rate of evaporation will also be high. Temperature increases, rate of evaporation also increases. दूसरे ना, हीट जितना ज्यादा मिलेगा फटाफट ये एस्केप हो पाएंगे, एनर्जी तो चाहिए इनको एस्केप होने के लिए। ओके, दूसरा हम फैक्टर देखते हैं, जैसे कि अगर आपने कपड़ों को जो हमको सुखाने हैं रस्सी पे ऐसे डाल दिए, इकट्ठा करके ऐसे डाल दिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं कपड़े सुखाने का, क्या होगा? कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। कब सूखते हैं? जब उसको हम एकदम फैला के डालते हैं। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा इवेपोरेशन से सरफेस फिनोमेना, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन हाई होगा। तो यानी क्या? इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सरफेस एरिया। इफ द सरफेस एरिया विल बी मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल ऑल्सो बी मोर। ठीक है? और कौन सी बातों पे डिपेंड कर रहा है भाई? इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन, मान लो कि तुमने कपड़े सुखाए और बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही, एकदम सुस्त कपड़े ऐसे लटा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं ना। क्यों? अगर मान लो कि हवा चल रही, दूसरे केस में ये धू 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 हवा चल रही है, ये कपड़े धड़धड़ फटाक से सूख जाएंगे यार, है ना? हम घर पे भी बरसात में क्या करते हैं? फैन चालू कर देंगे, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यानी विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है? हवा जो है अपने साथ, उसके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है, तो हवा अपने साथ वो मॉलिक्यूल्स को उड़ा ले जाएगा वाटर के। तो यानी क्या कि दिस ऑल्सो इवेपोरेशन का स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, या इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। सो इफ द विंड स्पीड इज मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल अगेन बी मोर। देखो 3 फैक्टर्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है।
टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। कम कब होगा? देखो चौथा फैक्टर यहां पर, मान लो आपके पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, मान लो, मानने में कुछ नहीं चाहता भाई, 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, एक दिन के लिए आपको मैंने एकदम अरबपति बना दिया भाई, तो इतना पैसा है आपके पास, और मैं बोलता हूं कि भाई एक काम करना, छोटा सा मेरा ये दुकान से कोई चीज ले आनी है, आप ले आओगे, उसके लिए मैं आपको 2 रुपए देने वाला हूं। मतलब जिस बंदे के पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, क्या वो छोटी मोटी मतलब 1-2 रुपए के लिए काम करेगा? नहीं, ऑब्वियसली आप तो नहीं करोगे, और कोई कर सकता है, आप नहीं करोगे, राइट। तो यानी कि जिसके, अब नॉर्मली यहां पर भी वही लॉजिक है कि अगर सराउंडिंग की हम बात करें, सराउंडिंग के पास अगर पहले से ही वाटर वेपर है, पहले से ही बहुत भरा हुआ है वो, और अगर हम कपड़े सुखा रहे हैं वहां पर, पहले से ही बहुत सारा वाटर वेपर है, तो क्या लगता है वो और वाटर वेपर लेने की कोशिश करेगा? नहीं, राइट। तो यानी क्या, मतलब सराउंडिंग के अंदर वाटर वेपर, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, या फिर हिंदी में कहते हैं नमी। तो अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। यानी इफ द ह्यूमिडिटी इज मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लेस। यहां पर उल्टा डिपेंड कर रहा, ओके। और चैप्टर में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है कि भाई कॉटन के कपड़े समर में जनरली हम क्यों पहनते हैं, गर्मियों के मौसम में कॉटन के कपड़े क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि उससे हमको काफी ठंडा फील होता है उसमें। क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े जो है उसमें काफी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे कि वो पसीना अब्जॉर्ब करता है, पर्सपिरेशन या हो तो स्वेट को अब्जॉर्ब करता है। तो जब वो स्वेट को अब्जॉर्ब करेगा तो स्वेट फटाफट इवेपोरेट हो पाएगा, है ना। तो यानी अगर कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया जैसे जिसमें मान लो सिंथेटिक है, जिसमें पोर्स ही नहीं है या बहुत कम है, तो अब्जॉर्प्शन कम होगा, पसीना अब्जॉर्ब नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी। कॉटन के कपड़े में पोर्स है, फटाफट अब्जॉर्ब कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है मॉलिक्यूल्स, जिससे कूलिंग का इफेक्ट होगा। अभी हमने देखा इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, राइट। इसके बाद अर्थन पॉट, यानी मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, उसका भी कंसेप्ट यही है। एकदम नया मटका लाके देखो, मजा आ जाएगा। ठंडा पानी कैसे, और जितना मौसम गर्म रहेगा उतना अच्छा ठंडा करेगा वो। क्या होता है कि मटके में भी पतले पतले, मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से पानी जो है वो बाहर आता है, और पानी बाहर आएगा, और जैसे कपड़ों में से, कॉटन के कपड़ों में से इवेपोरेशन होता है, वैसे मटके पे से इवेपोरेशन होगा। और जैसे वो हमको कूल करता था, वैसे यहाँ पर मटका जो है वो अंदर के पानी को कूल करेगा, बिकॉज जो हीट है उस हीट को ही लेके वो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर मटके में पानी कूल होता है। और जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, देखो यहाँ पर देखा हमने, जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना इवेपोरेशन होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतनी कूलिंग होगी, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ड्रॉप्स ऑन आइस चिल्ड वाटर प्लेस इन द बॉटल। मान लो कि हमने फ्रिज में से एकदम बर्फ वाला पानी जो है हमने फ्रीजर में से बॉटल जो है वो निकाला, मतलब ऐसा बॉटल जिसमें हमने पानी रखा था उसको एकदम चिल कर दिया, तो उसको निकाल के बाहर रखोगे, थोड़ी देर में उस पर पानी के ड्रॉप्स दिखने लगते हैं। तो वो पानी अंदर का है कि बाहर का है? ऑब्वियसली ये मटका नहीं है कि भाई इसमें पोर्स होंगे, ये कंसेप्ट अलग है, ये पानी बाहर का है। हमने पिछले लेक्चर में कंडेंसेशन पढ़ा था, तो एक्चुअली मैंने जब ह्यूमिडिटी वाला कंसेप्ट बताया, बस सराउंडिंग में वाटर वेपर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन गैस की फॉर्म में। जैसे ही वो बॉटल पूरा ठंडा है ना, तो उन गैस मॉलिक्यूल्स को, आसपास के गैस को वो कंडेंस कर देगा, यानी गैस को लिक्विड बना देगा कूल करके। तो आसपास के गैस जो उस बॉटल के आसपास में है, जैसे मान लो कि ये वो इतना खतरनाक बॉटल बना दिया मैंने, चलो ठीक है, जैसा भी बॉटल बना, तो ये जो आसपास के गैस में फॉर्म में जो वाटर वेपर्स है वो कूल होके और क्या बन जाएंगे, यहाँ पर कंडेंस होके ड्रॉप्स बन जाएंगे। तो बेसिकली वो बाहर के ड्रॉप्स है जो कंडेंस होके उसके ऊपर जमा हुए हैं, ना कि अंदर के वाटर। ओके, तो ये समझ गया। इसके बाद अब ये वाली चीज, ये समझ में आ गया तो समझो कि ऑलमोस्ट यू हैव डन द चैप्टर। दैट इज लेटेंट हीट। क्या है लेटेंट? शब्द का मतलब होता है हिडन।
क्या हिडन भाई, क्या छिपाया है यहाँ पर, कौन सी हीट को छिपा हुआ है यहाँ पर कहा गया है वो देखो। तो जैसे सपोज मैंने ले लिया यहां पर वाटर, हाँ भाई सबसे ज्यादा अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल मेरे लिए तो यही है, मैंने वाटर ले लिया और इसको मैं हीट करने वाला हूं, लेकिन हीट करने से पहले इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया यूजिंग अ थर्मोमीटर और टेम्परेचर था इसका 30 डिग्री सेल्सियस। मैं खुश था भाई, ठीक है अच्छी बात है, अब हम इसको हीट करेंगे। हीट करते हुए मैं इसको बॉईल करने वाला हूं, तो फिलहाल मैंने क्या देखा, एंड सपोज दिस इज 1 kg ऑफ वाटर, या फिर फिलहाल ऐसे ही अज्यूम कर लो आप 1 kg, बाद में हम कंसेप्ट ले लेंगे। फिलहाल मैं जब इस वाटर को हीट कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं खुश हूं भाई। पहले पार्ट में ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं और उस हीट सप्लाई करने से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ भाई, 30 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक यही हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, मैं भी खुश होता गया, अच्छी बात है। और अब जो है सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। क्या ऑब्जर्वेशन था सर, कि 100 डिग्री आने के बाद अब जब मैं हीट को बंद नहीं किया, मैंने हीट को चालू ही है, हीट कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इवन आफ्टर रीचिंग दैट 100 डिग्री आने के बाद भी मैं उसको हीट कर रहा हूं, पर अब जो मेरा हीट है वो यहां पर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिख रहा। मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री आने के बाद अब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल। मैं परेशान हो गया यार, हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो मेरा हीट जा कहां पे रहा है, मेरी एनर्जी कहां जा रही है। तब जाके मेरे को नोटिस हुआ कि एक्चुअली यहां पर अब जो मेरा हीट है वो किस काम में आ रहा है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रहा है। क्या होता है सर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि लिक्विड जो है अब बॉयल होने लगा है, मतलब बॉयल मतलब क्या, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने की जरूरत है। अगर मॉलिक्यूल्स को दूर करना है तो फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तो हमारी जो एनर्जी जा रही है ये उन फोर्सेस को ब्रेक करने में जा रही है, इसलिए वो हीट हमको नोटिस नहीं हो रहा है इन थर्मोमीटर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बिकॉज वो कोई और काम में लग रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स को, सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दूर करने में लग रहा है, वो फोर्स को रिड्यूस करने में लग रहा है। तो इसलिए ऐसे वाली हीट जो नोटिस नहीं हो रही, देखो ऊपर वाली हीट नोटिस हो रही थी तो उसको नहीं, यहां पर जो हीट है जो यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम में आ रही, जो हमको थर्मोमीटर में नोटिस नहीं हो रही, इस हीट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये है लेटेंट हीट। अब कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब यहां पर डायरेक्टली मैं बोलता हूं कि भाई लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो मैंने यहां बताया है ना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, उसका एग्जांपल ये, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड गैस में बदल रहा है। इसका एग्जांपल लेना तो सिंपल है भाई, एक आइस का पीस ले लो और मान लो वहां पर आपने थर्मोमीटर लगा रखा है, उसमें टेम्परेचर दिख रहा है भाई 0 डिग्री, आप क्या करो इसको हीट कर दो। तो जब आप इसको हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर ना नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल इंक्रीजिंग, मतलब मेरा हीट जो है वो यहां भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के काम में नहीं जा रहा, बल्कि वो किस काम में जा रहा है, वो इस सॉलिड के पार्टिकल्स को जो बहुत नजदीक है उसको लिक्विड में यानी मेल्ट करने के काम में आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर, जिसमें पार्टिकल्स को दूर करने के काम में आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिक्विड गैस में बदल रहा था, वैसे यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा ऑन हीटिंग। तो ये हीट यहाँ भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन के काम आ रही है। सो दिस इज मेल्टिंग वाला कंसेप्ट ना, सॉलिड से लिक्विड का। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी मेल्टिंग। अब इसको डिफाइन कैसे करें, डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है, आप क्या करो, हर सॉलिड का लेटेंट हीट जो है अलग अलग होता है, हर लिक्विड का भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होता है। तो आप क्या करो 1 kg के हिसाब से डिफाइन कर लो कि भाई 1 kg ऑफ आइस या 1 kg ऑफ एनी सॉलिड, उसको हीट करने में हमको पूरी तरह से उसको हीट करके लिक्विड में बदलने में कितनी हीट देनी पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। जैसे आइस का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, हर सॉलिड का अलग अलग होगा। So it is the amount of heat required to convert
1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इंटू या कंप्लीटली इंटू लिक्विड। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है, टेम्परेचर का रेंज भी होता है, पर एक्चुअली हमको वो नहीं मेंशन करना है यहाँ पर, टेम्परेचर रेंज होता है स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड, है ना। हर सॉलिड का अलग होगा, याद रखें। जैसे मान लो कि आइस को 1 kg आइस को पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करने में 10 किलो जूल की हीट लगी, तो वो 10 किलो जूल क्या हुआ, वो लेटेंट हीट की वैल्यू हो गई आइस की। सपोज गोल्ड में लगा है 150 किलो जूल 150, तो वो उसका लेटेंट हीट हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको रट्टा नहीं मार लेना। ओके, यहां पर जैसे इधर पे सॉलिड टू लिक्विड है, बस यहां पर लिक्विड टू गैस हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड इनटू गैस, कंप्लीटली इनटू गैस, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, तो भाई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ, और यहां पर काफी चीजें जो है ऐसी थी, जैसे कि लेटेंट हीट एकदम डिफरेंट यूनिक था, तो इसको आपने समझा। अगर समझ में आया है तो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए, और इसके अलावा कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन बाकी टॉपिक्स ऑलरेडी बनी हुई है, आपको जहां पर डाउट है आप वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कमेंट या फिर रिप्लाई या फिर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।